हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर बूस्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंटम वाला पार्ट। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। करेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और उनके एप्लीकेशंस और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। करेक्ट। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो मैं यहाँ पे सजेशन में डाल रहा हूं, वो वीडियो जरूर देखिए और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स मोमेंटम, और वो मोमेंटम जो है कौन कौन सी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है और साथ साथ में वो कौन कौन सी चीजों से रिलेट करता है वो हम पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, है ना। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, कैसे वो वेरिएशन लाता है, करेक्ट, उसके यूनिट्स और डेफिनेशन के बारे में। तो नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है बड़ा ही मजेदार, बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स, ये होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास मास तो होगा ही। अरे मासलेस ऑब्जेक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो होगा ही। और ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कोई वेलोसिटी v से, है ना, ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया m, और यही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कोई वेलोसिटी v से, तो अब उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, है ना। ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, और मासलेस ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए हम मोमेंटम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, तो हमने बोला कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके बाद कुछ मूवमेंट होगी, और यही मूवमेंट जो है उसको हमने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कौन से फॉर्म में, मास और प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के फॉर्म में, और इसी को हमने क्या बोल दिया, मोमेंटम। इसका सिंबल होता है p, स्मॉल p। ठीक है, मोमेंटम का सिंबल होता है स्मॉल p। p इज इक्वल टू m डॉट v। फाइन, p इज इक्वल टू m डॉट v। बहुत से लिखते हैं p इज इक्वल टू m इंटू v। फाइन, तो ये मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो लिखना है वो गलत तरीका है स्टूडेंट्स, है ना, इट इज अ रॉन्ग वे। फाइन, ये रॉन्ग वे है, यहां पे हमें डॉट लिखना है। ठीक है, इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना है। क्यों, ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, 11th स्टैंडर्ड में आएंगे तो पता चल जाएगा। दो चीजें होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। फाइन, इसका मीनिंग होता है क्रॉस प्रोडक्ट और ये जो है डॉट प्रोडक्ट। तो मोमेंटम इज रिलेटेड विद डॉट प्रोडक्ट। क्यों ऐसा होता है, वो काफी डिटेल की कहानी है, 11th में पढ़ेंगे, वेट करिए आप। ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है, जब समय आएगा तब आपको अपना आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। फाइन, ओके, सिंबल स्मॉल p। ओके, अब मोमेंटम जो है वो कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आंसर क्या होगा, मोमेंटम इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अरे मोमेंटम इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना जरूरी है। तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है। क्लियर, बढ़ते उसके एसआई यूनिट की तरफ कि भाई व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। फाइन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो कैसे निकालेंगे मोमेंटम का एसआई यूनिट। ठीक है, उसके फॉर्मूला से। देखो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है आपके लिए, है ना। कोई भी ऐसा यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हम आगे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे दूसरे यूनिट्स भी आएंगे। अब आप कितना याद रखोगे, यूनिट्स याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखोगे और दिमाग में बन जाएगा मिक्स वेज। करेक्ट, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो, फॉर्मूला से निकाला जाता है ऐसा यूनिट। देखो, मास है, मास का यूनिट क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ऐसा यूनिट मोमेंटम का। ठीक है, ऐसा यूनिट मोमेंटम क्या होगा, मास का क्या होता है बच्चों, केजी होता है। फाइन, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, छोटा सा डॉट। ठीक है, ये लो डॉट, बिंदु, प्यारी बिंदु, बिंदु बिंदु। ठीक है, केजी डॉट मीटर पर सेकंड। फाइन, ये है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। करेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया।
तो ये था डेफिनेशन, ऐसा यूनिट और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है उसकी कहानी। अब हम देखेंगे कि मोमेंटम है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, मोमेंटम जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, फॉर्मूला में दो चीज दिख रही है तो दो फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, है ना, कि ये जो है केवल और केवल जो दो चीज दिख रही है मोमेंटम के फॉर्मूला में उसी के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं P इज इक्वल टू M इंटू V? हाँ सर बिल्कुल, ये तो फॉर्मूला आपने बताया था। ओके, अगर सोचते हैं हम इसमें, सोच के देखो, अगर मास कांस्टेंट है ना, सोच के देखो, अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, M इज कांस्टेंट, ये वाले फॉर्मूला में अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा बताओ? अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के ऊपर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं P इज प्रोपोर्शनल टू V? अरे नहीं समझ आया सर, क्या लेकर आया ये नई कहानी? अरे देखो, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मैं यहां से रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये चीज तो बच्चा बच्चा जानता है कि जहां जहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो हटती है तो वहां पे इक्वल टू लगता है और एक कांस्टेंट जुड़ता है ना। ये चीज आपको पता होगी, 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। फाइन, तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे? वेलोसिटी से। अरे किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। थोड़ा अच्छे से सिंबल बनाते हुए ये लो, है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है। फाइन, आप इसमें ऐसे कर सकते हो, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। अब मास को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब सोच के देखो, अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या होगा? ठीक है, मैंने कर दिया वेलोसिटी को कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा? सर हम तो बोल रहे हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए, हमने आपकी आवाज सुन ली। क्या होगा? यहां पे क्या हो रहा था? मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बोलो ना बोलो, P इज प्रोपोर्शनल टू M। फाइन, यहां बोलेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। वही कहानी हो गई सर ये तो, है ना, मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, मास कम मोमेंटम कम। अब इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे कि मोमेंटम कम है तो मास कम है। अरे नहीं समझ आया। आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि मोमेंटम कम है तो मास कम है। नहीं, गलत। फाइन, सही क्या होगा? मास ज्यादा है इसीलिए मोमेंटम ज्यादा है। अरे जरा सोचो, मोमेंटम जो है वो किसकी वजह से आया? तो आंसर है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की वजह से आया है ना। मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम है। फाइन, मोमेंटम है तो मास है, ये बात गलत है। अरे मोमेंटम है तो वेलोसिटी है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स बोलना गलत होगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर मोमेंटम इज हाई देन मास इज हाई, इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? मास इज हाई therefore momentum is high। ठीक है, या मास इज मोर therefore momentum is more। मास के ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है, ठीक है, मोमेंटम के ऊपर मास डिपेंड नहीं करता। मोमेंटम के ऊपर मास डिपेंड नहीं करता। थोड़ी बात, सर बाउंसर जा रही है। अरे बाउंसर जैसी कोई बात नहीं है। एलएचएस वाली क्वांटिटी आरएचएस के ऊपर डिपेंड करती है, ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और आरएचएस वाली क्वांटिटी एलएचएस के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोई रिलेशन ये वाले केस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अब क्या भाई, मास को कांस्टेंट कर दिया सर आपने, वेलोसिटी को कर दिया, अब बचा क्या? अरे बचा क्या? बोलो रे बोलो, मोमेंटम। अगर मैं इसको भी कांस्टेंट कर दूं, भाई इसको क्यों हम छोड़े? बुरा मान जाएगा ये, अरे बुरा लग जाएगा। मोमेंटम कांस्टेंट है। अब बताओ प्यारे बच्चों क्या कहानी होगी? मोमेंटम कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट को तो हम लिखेंगे नहीं। 1 मास इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं समझ आया सर? अरे देखो रे, ये है P इज इक्वल टू M इंटू V। अरे ये तो कांस्टेंट है।
अरे p जो है मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है, फाइन, उसकी वैल्यू चेंज होने नहीं वाली। तो सपोज इसको हमने 1 मान लिया, फाइन, कांस्टेंट है। मास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी, और ये क्या हो जाएगा, v, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है तो मास का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अरे मास का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो रे बोलो, अपोजिट है नेचर दोनों का, है ना। अपोजिट नेचर, इंडिया एंड पाकिस्तान, अपोजिट नेचर, मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम, मास कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, खत्म। इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अपोजिट दोनों, ठीक है, साथ साथ में रह नहीं सकते, है ना, झगड़ाई होते रहता है इनके बीच। अपोजिट इनवर्स रिलेशन पढ़ लिया होगा आपने 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, फाइन। मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, फाइन, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको मजा आया है तो आप इसको नोट जरूर करिए, ठीक है, नोट्स पैरेलल बनाते जाइए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अब भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा मोमेंटम का रिलेशन, है ना, जब मास कांस्टेंट होता है तो क्या कहानी होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या कहानी होती है, और लास्ट में तो हमने मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दिया और कहानी देख ली, ठीक है ना। अब सपोज आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछा जाए कि कार और बस किसका मोमेंटम ज्यादा है ना, एक कार है और एक बस है, किसका मोमेंटम ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप ये सिचुएशन में। सीधी बात है, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर बस का ही ज्यादा होगा, है ना, सिंपल कहानी। लेकिन मैं आपको बोलूं, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है। देखो कार का मास तो कम है, ठीक है, चलो एग्जांपल से देख लेते हैं, फॉर्मूला m इंटू वी, m इंटू वी, फाइन। अब आप सोचो, जरा सोच के देखो इसमें, है ना, ज्यादातर तुरंत ही आंसर कर दिया होगा आपने बस, लेकिन बस जो है वो गलत है, फाइन। जो दिखता है वो होता नहीं है ना, तो सर जो नहीं दिखता वो होता है, बिल्कुल सही। देखो ये मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी मान लेते हैं, कार का जो मास है यहाँ पे एग्जांपल 1000 kg है, कितना, 1000 kg, और ये मूव कर रही है 50 की वेलोसिटी से, बहुत बढ़िया। और वहीं पे हम मान लेते हैं बस का मास जो है वो 3000 kg है, और ये मूव कर रही है 30 की वेलोसिटी से, फाइन। देखो क्या हो गया कहानी, देखो क्या हो रहा है, ये वाले केस में मोमेंटम किसका ज्यादा है, बस का ज्यादा है, फाइन। अगर ये वाले केस में मोमेंटम बस का ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है 3000 इंटू 30 इससे बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे 10 की वेलोसिटी कर दूं तब क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 50,000, तो किसका ज्यादा हो गया मोमेंटम, कार का। अरे किसका ज्यादा हो गया, कार का। तो ये सिचुएशन में हम नहीं बोल सकते बाय डिफॉल्ट कि बस का मोमेंटम ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट नहीं बोल सकते। हाँ, मास और वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई कार का मास इतना है उसकी वेलोसिटी इतनी है, बस का मास इतना है उसकी वेलोसिटी इतनी है, तब भी आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। अदरवाइज आप स्पेसिफाई करके नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो आपके सामने मैंने इसको प्रूव कर दिया। ये वाले केस में मोमेंटम ऑफ कार इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बस। अरे हाँ या ना, अरे है कि नहीं है, ठीक है, तो वो एंटायरली डिपेंड करेगा इसके ऊपर, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ओके, अब जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फाइन, उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो भाई, एग्जांपल वन, अ कार and a truck having 1000 kg and 4000 kg mass respectively are moving with same velocity,
फाइन। और क्वेश्चन ने पूछा विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, है ना, विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। चलिए भाई अटेम्प्ट करें इसको, खुद से अटेम्प्ट करें। कम ऑन स्टूडेंट्स, कर सकते हो आप, बिल्कुल। क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, जो जो हमने पढ़ा है उसी से ये क्वेश्चन है। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। क्या होगा ऐसे केस में आंसर? अरे बोलो ये कौन सा केस हो गया, देखो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो मोमेंटम का रिलेशन किससे बन जाएगा? मास से बन जाएगा। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अरे नहीं आया, नहीं आया। अरे देखो वेलोसिटी कैसी है बच्चों, सेम वेलोसिटी बोल रहा है। एक कार है और एक बस है, दोनों 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, करेक्ट। और पूछा गया है कि उनकी मोमेंटम जो है दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। फाइन, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, ये रिलेशन आ जाएगा। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, खत्म, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ट्रक। ट्रक का मोमेंटम जो है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा। फाइन, ओके। चलो भाई इसी में हम कर लेते हैं थोड़े बहुत चेंजेस, ठीक है। अ कार एंड अ ट्रक हैविंग, ये मास है, फाइन, are moving with same, are moving with, चलो भाई इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में। फाइन, अ कार एंड अ ट्रक हैविंग मास 1000 kg and 4000 kg respectively have constant momentum, which of them will have more velocity? चलो करो क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। अटेम्प्ट करें इसको, है ना। देखो क्या होगा यहां पे, करें, सिंपल है, जो भी केस पढ़े उसी से होगा। कम ऑन स्टूडेंट्स, यस कर सकते हो आप, कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कार एंड अ ट्रक हैविंग, मास दे रखा है 1000 kg एंड 4000 kg रिस्पेक्टिवली, हैव कांस्टेंट मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है। मतलब केस कौन सा बन गया? तीसरा। फाइन, मतलब ये वाला केस बन गया 1/m इज प्रोपोर्शनल टू v, ये वाला केस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन, इसका ज्यादा होना तो इसका कम होना, ठीक है, अपोजिट। फाइन, चलो तो क्या पूछा है? विच ऑफ देम विल हैव मोर वेलोसिटी, मतलब जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। किसका मास कम है? 1000 kg, यानी कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आंसर है कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। इसलिए हाईवेज पे आपने देखा होगा, है ना, हाईवेज पे आपने देखा होगा ज्यादातर जो कार्स होती है स्टूडेंट्स, है ना, वो ओवरटेक करती है ट्रक्स को। फाइन, ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी अगर हाईवे से आप कभी गए हो। अरे उम्मीद करता हूं सभी गए ही होंगे, एक ना एक बार तो गए ही होंगे। तो ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, ठीक है ना, कि जो कार है वो ओवरटेक करती है ट्रक्स को। क्यों? क्योंकि कार का मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है, कार का मोमेंटम ज्यादा होता है। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कार का ज्यादा होता है। देखो क्यों ज्यादा होता है उसका मोमेंटम, क्यों गलत बोल रहे हो सर, मोमेंटम नहीं वेलोसिटी, है ना, गलत बोल रहे हो सर, मोमेंटम नहीं वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम कैसे होगा भाई, मोमेंटम तो कांस्टेंट है। अरे मोमेंटम तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए जो कार है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, ठीक है, और वो इजीली ओवरटेक कर पाते हैं। फाइन, क्लियर है, समझ आ रही है कहानी, पक्का, ठीक है ना। तो ये ऐसा एग्जांपल हो गया कि हाईवे पे कार है, ट्रक है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो कौन तेजी से चलेगा? तो सीधी बात है कार। फाइन, सीधी बात है कार। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो उसमें ये कंडीशन होना जरूरी है ना, ऐसा मत बोलना सर, ठीक है, सेम मोमेंटम के बिना ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। फाइन, चलिए समझ आया ये, ओके, सिंपल, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन हो जाए। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे
हो जाएंगे। ओके, तो एक करते हैं अच्छा क्वेश्चन या अच्छा कंसेप्ट देखे। चलिए अच्छा कंसेप्ट देख लेते हैं, है ना, जो कि यूज होने वाला है। ये फाइन, जहां जहां पे आप ट्राइंगल देखे फिजिक्स में उसका मीनिंग क्या होता है, पूरे फिजिक्स में जहां जहां पे आप ट्राइंगल देखे उसका मीनिंग होता है चेंज। ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है, चेंज। फाइन, और ये क्या है, पी। तो डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा पी रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग मोमेंटम। क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंजिंग मोमेंटम। ठीक है, अब ये क्या कहानी है भाई, चेंजिंग मोमेंटम क्या कहानी हुई। फाइन, तो ये चेंजिंग मोमेंटम जो है वो क्या कहानी है वो हम समझेंगे। फाइन, देखो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। बहुत बढ़िया। मास तो ऑब्जेक्ट का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरे मास तो ऑब्जेक्ट का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंटम चेंज किसकी वजह से होगा बच्चों, तो आंसर है वेलोसिटी की वजह से। अरे किसकी वजह से चेंज होगा मोमेंटम, तो आंसर है वेलोसिटी की वजह से। क्यों, ऑब्जेक्ट का मास ऑलवेज कैसा रहता है, सेम, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वेलोसिटी की वजह से। फाइन, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइन, मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। करेक्ट, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स हम एंड करेंगे। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। करेक्ट है, तो ये जो कंसेप्ट है मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फाइन।